हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर दैट ऑल इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट स्टेइंग प्रोसीडिंग्स विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट हाई कोर्ट्स टू डिसाइड पेंडिंग केसेस विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस चीज़ को डिस्कस किया गया, जिसके अंदर जो जजमेंट राइटिंग जो है जस्टिस ओका ने दिया और इसके ऊपर कंकरिंग ओपिनियन जो है जस्टिस मित्तल का है। तो सबसे पहले हम इसमें डिसीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके रीजन के पीछे बात करेंगे कि इसमें रीजन क्या क्या रहे जिसके वजह से ये डिसीजन निकल के सामने आया। तो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या रहा इसमें? तो इसमें है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यूनानिमसली हेल्ड दैट एन ऑटोमेटिकली एक्सपायरेशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ 6 months इज इम्परमिसिबल। अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, इंटरिम ऑर्डर्स पास किए गए हैं, वो 6 month के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं हो सकते। फिर फर्दर कोर्ट हेल्ड दैट issuing blanket direction that the high courts should hear all cases where interim stays are operating on a daily basis and decide them within a stipulated time frame was beyond the power of Supreme Court's jurisdiction under Article 142। तो ये था डिसीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस डिसीजन के पीछे रीजन क्या है? तो आइडिया ये है कि एन इंटरिम ऑर्डर कैन नॉट कम टू एन ऑटोमेटिकली, कोई भी इंटरिम ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड में नहीं आएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस में इस क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको फिर से अपने नए वर्ड्स ऐड किए, इसके अंदर नए रीजन्स ऐड किए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर दैट एन ऑर्डर रिसेंडिंग और मॉडिफाइंग इंटरिम लीव शुड ओनली बी पास्ड आफ्टर हियरिंग अफेक्टेड पार्टी। जो भी अफेक्टेड पार्टी है उन सबको सुनने के बाद हम लोग मतलब जो भी इंटरिम ऑर्डर्स है उनको मॉडिफाई या फिर रिसेंड कर सकते हैं। और ये बेसिक थीम है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का, कि बिना हम किसी अदर पार्टी को सुने हुए हम लोग कोई डिसीजन ऐसे ही पास नहीं कर सकते। और जो डिसीजन एशियन रीसरफेसिंग केस में जो किया गया था, उसमें हाई कोर्ट ने बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस के मेरिट को अकाउंट में नहीं लिया था। इस वजह से वो पहला डिसीजन आया था। दूसरा है कि देयर आर मेनी रीजन्स वाई हाई कोर्ट में बी अनेबल टू हियर अ केस एट ए पर्टिकुलर टाइम। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है किसी केस को उस टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर न सुन पाए। इफ़ विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एन इंटरिम ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्सपायर्स एंड लिटिगेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, द लिटिगेंट वुड सफ़र फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन एंड दिस वुड वायलेट द बेसिक टेनेट ऑफ जस्टिस। और किसी भी कोई भी इंटरिम ऑर्डर अगर हाई कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है और लिटिगेंट के पार्ट से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, फिर भी कोई डिले हुआ है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लिटिगेंट के ऊपर ना हो। अगर ये होता है तो ये बेसिक जो आइडिया है जस्टिस का उसको नेगेट करेगा। ये तो रीजन हो गया डिसीजन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी केस में जस्टिस मित्तल ने उन्होंने कंकरिंग ओपिनियन दिया था। तो उन्होंने कंकरिंग जस्टिस मित्तल इन हिज सेपरेट कंकरिंग ओपिनियन फाउंड दैट द stay order granted in any proceeding would not automatically expire after a certain period unless the opposite side files an application for setting it aside. Further, a stay order can once passed cannot be rescinded or varied unless a regent order is passed by the court following the principle of natural justice. नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी केस के अंदर। और कोई भी जो ऑर्डर ग्रांट किया गया है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं हो सकता जब तक कि अपोजिट पार्टी ने
उसको रिसेंड करने के लिए कोई एप्लीकेशन ना दिया हो और कोर्ट ने कोई रीजन ऑर्डर पास न किया हो उसके रिगार्डिंग। अब हम आते हैं कि जो भी एशियन रिसर्फेसिंग केस में जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं वो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके किया गया है। तो हम लोग उसको ये देखेंगे स्कोप क्या है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसमें जो पावर्स दिए गए हैं उसका स्कोप क्या है, उसको हम इसमें कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द डायरेक्शंस इशूड इन एशियन रिसर्फेसिंग वेयर इशूड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पावर विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस और फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग पार्टीज़ के बीच में कंप्लीट जस्टिस एस्टैब्लिश कर सके, जब उनको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके। हाउएवर द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर्स इन वेरियस अदर प्रोसीडिंग अपार्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डिड नॉट स्पेसिफिकली अराइज फॉर द कंसिडरेशन बिफोर द कोर्ट इन एशियन रिसर्फेसिंग। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो एशियन रिसर्फेसिंग एक्ट जो है, एक एशियन रिसर्फेसिंग का केस जो है उसके फैक्ट्स के रिगार्डिंग है ये, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हम लोग। कोर्ट ने इस केस में क्या रेशनैलिटी दी है उसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए जिसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करने के लिए। सबसे पहला, it cannot be exercised to nullify the benefits derived by large number of litigants based on judicial orders validly passed in their favor. Second क्या है कि the court cannot ignore the substantive right of the litigants. Third one क्या है कि the court can issue directions to the courts for streamlining procedural issues. However, the court cannot affect the substantive rights of those litigants who are not parties to the case before it. The right to be heard before an adverse order is passed is substantive right. लास्ट वन इज कि इट मस्ट नॉट डिफीट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चार गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने, लास्ट ये लिस्ट नहीं है, चार गाइडलाइंस इशू किए थे कोर्ट ने। ये गाइडलाइंस बिल्कुल भी मिनिमम नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बस समराइज्ड फॉर्म में इन चार गाइडलाइन को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है हर 142 को इन्वोक करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे उसको एशियन रिसर्फेसिंग के केस में ब्लैंकेट ऑर्डर इशू किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, कि जो हम लोग जो भी केस आएंगे ऑर्डर को स्टे करने के लिए उनको डेली टू डेली या डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करना है। लेकिन 5 जज बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो ब्लैंकेट डायरेक्शंस हैं वो कभी भी इशू नहीं किए जाएंगे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लिमिट करने के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ नॉट जुडिशियली सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट. It emphasized that the High Court's authority under Article 227 of the Constitution to have judicial superintendent over all the courts within its jurisdiction includes the power to stay proceeding in such courts. The Supreme Court further stated that imposing restrictions on the High Court's power to grant interim relief, such as limiting interim stay orders to 6 months, would impermissibly encroach on the High Court's power under Article 226. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे हाई कोर्ट भी एक हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से सबऑर्डिनेट नहीं है। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि जो हाई कोर्ट के पावर है 227 के अंदर, जिससे कि वो अदर कोर्ट्स पे सुपरिटेंडेंस रखता है, जुडिशियल सुपरिटेंडेंस रखता है, उसके पावर के अंदर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग का पावर भी इंक्लूडेड है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्टेट किया कि हम लोग हाई कोर्ट के पावर के ऊपर हाई कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने का पावर है उसको लिमिट नहीं कर सकते, और या फिर हम उसको ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर सकते कि 6 मंथ्स के अंडर ही किसी भी ऑर्डर को पास करना है। अगर ऐसा होता है तो ये उनके पावर जो कि 226 में के अंडर है उनको एनक्रोच करेगा।
और एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि डायरेक्शंस टू डिसाइड पेंडिंग केसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर शुड बी इशूड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये हो सकता है कि जो भी बहुत सारे डायरेक्शंस हैं किसी पेंडिंग केस के अंदर वो टाइम बाउंड मैनर में हो, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर ही होने चाहिए। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इसको फुली अलाउ कर दें तो कोई भी केस हमेशा से जल्दी सॉल्व ही नहीं होगा, पेंडिंग पे पेंडिंग रह जाएगा। इसलिए टाइम बाउंड मैनर बहुत सारे फैक्ट्स डिपेंड करते हैं कि हर केस के अंदर कि वो केस कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट directions leading to the automatic expiration of the stay orders and the day-to-day hearing of the cases amounted to judicial legislation, which is impermissible. Only the legislature can provide that case of a particular category should be decided within a specific time. The high courts cannot be directed only to prioritize cases where stay orders are operating on day-to-day basis. There may be other cases like criminal appeals or bail applications which may require more attention. Each court has its own pattern of pendency and disposal, and therefore the concerned courts are best placed to decide the issue of what cases to prioritize. Thus orders which are set restrict or the order which set strict deadlines for disposing of case should only be passed in exceptional circumstances. तो ये सारी बातें इस केस में डिस्कस की गई, जो कि मैंने समराइज फॉर्म में आपको बताया है। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।